सबसे पहले हम लोग जो पिछली बातें हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं, जो बातें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। उम्मीद करता हूँ आपने नोट्स बनाया होगा, जो क्वेश्चन हम लोग क्लास में करवाते हैं उसको आपने ध्यान से किया होगा, उसको भी रिवाइज किया होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि इकोसिस्टम क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है, इसका डिफिनीशन क्या है, इसके अलग अलग कंपोनेंट क्या होते हैं, बायोस्फीयर क्या होता है। ठीक है, हमारे जो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट हैं, जीव और सजीव कंपोनेंट जो हैं, हमारे जो सजीव और निर्जीव कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं, ये सब बात हम लोगों ने देखी। इकोसिस्टम क्या होता है, अलग अलग तरह के इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस किया हमने, प्राकृतिक और मैनमेड दोनों। प्राकृतिक में हमने देखा ज़मीन पर वाले इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड जल वाले इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम। ज़मीन पर वाले जो इकोसिस्टम है उसमें आएगा फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिज़र्ट मतलब जंगल, घास के मैदान, मरुस्थल। और जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वहाँ पर आएगा साफ पानी का इकोसिस्टम और खारे पानी का इकोसिस्टम। साफ पानी वाले में भी पानी बह रहा है कि पानी स्थिर है, उस पर डिपेंड करेगा। हैबिटेट क्या होता है, पर्यावास क्या होता है, हैबिटेट और इन्वायरमेंट के बीच का अंतर क्या होता है। ठीक है, ये सब बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। कई सारे क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे हम लोगों ने। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, पोषीय स्तर क्या होता है, अलग अलग, और इसके क्या क्या फीचर्स हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, क्या काम होता है इनका, क्या अंतर होता है इनमें, इकोटोन के फीचर क्या होते हैं, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इकोक्लाइन क्या होता है, एज स्पीसी क्या होता है, क्या खास बातें हैं एज इफेक्ट की, क्या खास बातें हैं एज स्पीसीज़ की, वो सब बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। फिर आती है बात इकोलॉजिकल सक्सेशन। आपको मैंने बताया था किसी जगह पर जीवन नहीं है, वहाँ पर एकदम नया नया जब जीवन उभर के आता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है, मगर किसी जगह पर जीवन है, वो जीवन किसी कारण से ख़त्म हो गया, वहाँ पर दोबारा से जीवन लौट के आ रहा है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, इसी टॉपिक में पायनियर कम्युनिटी क्या होता है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या होता है, स्टेजेस क्या क्या हैं सक्सेशन के, ये सब बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। चलो, इसके बाद आई थी बातें फूड वेव की, फूड चेन की। फूड चेन क्या होता है, अलग अलग टॉपिक लेवल तो पढ़ा ही दिया था हमने आपको। ग्रेजिंग फूड चेन और आपका जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, दोनों में अलग अलग कैसे है, कहाँ से शुरू होता है, ये सब बातें। चलो, हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वो है इंटरेक्शन। आपको मैंने पढ़ाया है इकोसिस्टम का डेफिनेशन में। इकोसिस्टम में क्या होता है, एक जीव दूसरे जीव के साथ इंटरेक्शन करता है और जीव दूसरे जो निर्जीव चीज़ हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन करता है। ठीक है, तो जब कोई दो जीव इंटरेक्ट करते हैं, दो जीव जब संपर्क में आते हैं, तो हो सकता है कि दोनों जीवों को फ़ायदा हो सकता है कि एक जीव को फ़ायदा हो, दूसरे को नुकसान हो सकता है कि दोनों को कोई प्रभाव ही ना पड़े। उसी के आधार पर हमारे यहाँ 6 तरह के इंटरेक्शन हैं: म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म एंड अमेंशलिज्म। ठीक है, इसी का जो हिंदी अनुवाद है वो यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, तो चलो हम लोग बारी बारी से डिटेल में इनको पढ़ते हैं। म्यूचुअलिज्म ये होता है पारस्परिकता। पारस्परिकता, इसमें क्या होता है, दोनों जीवों को फायदा होता है। दो जीव जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, दोनों जीवों को एक दूसरे से फायदा होता है। ठीक है सर, ये कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने देखा है कि कहीं पे भैंस चर रहा है, भैंस के ऊपर पक्षी बैठा होता है। ठीक है ना, तो पक्षी ऐसे ही नहीं बैठता कि चलो सवारी करते हैं भैंस की आज। वो इसलिए बैठता है क्योंकि भैंस का जो स्किन होता है उस पर कई तरह के जो कीड़े मकोड़े हैं वो मिल जाता है, तो पक्षी उसको खा लेता है।
तो पक्षी को एक तरह से आहार मिल गया, उसको फूड मिल गया, और जो गाय भैंस है उसका जो स्किन है वो भी साफ हो गया, है ना। तो एक हो गया उदाहरण किसका, पक्षी और गाय का, पक्षी और भैंस लिख देते हैं, भैंस का। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं आप कोरल का, ठीक है, कोरल एंड ज़ूज़ैंथलाइन, XNTHALINE, ये भी म्यूचुअलिज्म का उदाहरण है, पारस्परिकता का उदाहरण है। कैसे, कोरल को ज़ूज़ैंथलाइन के कारण खाना मिल गया, ये इसको फूड दे दिया। क्यों? क्योंकि ज़ूज़ैंथलाइन जो है ना, ये प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और ये सूर्य के प्रकाश से, सनलाइट से खाना तैयार कर सकता है। और कोरल ने इस ज़ैंथलाइन को आवास दे दिया, हैबिटेट दे दिया, हैबिटेट दे दिया, तो दोनों को फायदा हो गया। तो जो कोरल रीफ है वो उदाहरण है म्यूचुअलिज्म का, यहां पर दोनों जीव को फायदा होता है, ठीक है, यहां पर दोनों जीव को फायदा होता है। हेयर इंटरेक्शन इज फेवरेबल टू बोथ द स्पीसीज। क्या लिखेंगे म्यूचुअलिज्म में? म्यूचुअलिज्म में लिखेंगे इंटरेक्शन इज फेवरेबल टू बोथ द स्पीसीज, ठीक है। ये जो अन्योन्य क्रिया है ये दोनों जीवों के लिए फायदेमंद है, इसको हिंदी में लिख लो। अगला है कंपटीशन, अगला है कंपटीशन। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों जीवों को नुकसान होता है, दोनों जीवों को नुकसान होता है। कंपटीशन, ठीक है। मान लो कि एक हिरन है, एक हिरन है, इस हिरन को खाने के लिए दो जीव आए, एक आया शेर और एक आया बाघ, ठीक है। शेर और बाघ दोनों यहां पर कंपीट कर रहे हैं, ठीक है। मान लो कि इन्होंने हिरन को मार भी दिया, तो दोनों जीवों का पेट भरेगा क्या? अगर हिरन का साइज छोटा रहेगा तो नहीं भरेगा। दूसरी बात, यहां पर शेर और बाघ की लड़ाई में हिरन भाग जाएगा कभी कभी, तो दोनों भूखे रह जाएंगे। कंपटीशन में क्या होता है, दोनों जीवों को नुकसान होता है, एडवर्सली अफेक्ट्स बोथ स्पीसीज, ठीक है। ये कंपटीशन तब होता है जब दो जीवों को कोई ऐसी चीज चाहिए होता है, एक ऐसा रिसोर्स चाहिए होता है जो शॉर्ट सप्लाई में है, जो शॉर्ट सप्लाई में है। अब बात समझो, आप में से कई सारे लोगों ने इंजीनियरिंग की होगी, कई सारे लोगों का किस्मत फूटा, उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले ली। अब मैकेनिकल में, सिविल में जो लड़कियां होती हैं वो कम होती हैं, ज़्यादातर लड़के ही होते हैं, 99% लड़के ही होते हैं। तो जो चीज़, जो रिसोर्स शॉर्ट सप्लाई में है उसके लिए कंपटीशन होता है, उनको प्रभावित करने के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए लड़के compete करते हैं आपस में और मूर्खता भरी हरकतें करते हैं, ठीक है। तो भाभी न इनकी बन पाती है न उनकी बन पाती है, समझ रहे बात। तो ये चीज़ है, ये कंपटीशन है, दोनों को नुकसान होता है। पता चला कि जो CS वाले हैं वो पटाखे ले गए, ठीक है ना। तो ये होता है कंपटीशन। अगला क्या है, अगला है प्रीडेशन, अगला है प्रीडेशन। यहां पर एक जीव को फायदा होता है, दूसरे जीव को नुकसान होता है। यहां पर ध्यान सुनना, शेर और बाघ के बीच में क्या था, कंपटीशन था। शेर और हिरन के बीच में क्या है, प्रीडेशन है, प्रीडेशन है। शेर हिरन को मार के खा गया, हिरन का नुकसान हो गया, इसका तो कुछ बचा ही नहीं, और शेर का पेट भरा, तो शेर को फायदा हुआ, हिरन को नुकसान हो गया। इसको कहते हैं प्रीडेशन,
प्रिडेशन। ठीक है, प्रिडेशन में क्या होता है, इसको कहते हैं हम लोग परभक्षिता। परभक्षिता, दूसरे पर हम लोग भक्षण करते हैं, दूसरे पर हम लोग जीवित रहते हैं। ठीक है, इन प्रिडेशन वन स्पीसी बेनिफिट वाइल द सेकेंड स्पीसी इज हार्म्ड। एक स्पीसी को फायदा होता है, वन स्पीसी जो प्रेडेटर है, बेनिफिट्स, इसको हटा दो, प्रेडेटर जो है वो बेनिफिट्स, और जो दूसरा स्पीसी है सेकंड स्पीसी जो प्रे है, जो आहार है, जो शिकार है, इज हार्म्ड, इज हार्म्ड लिख लो, इसको नुकसान होता है। उदाहरण क्या है, शेर और हिरन जो है ना, वो उदाहरण है प्रेडेशन का। ठीक है, तो आपने पारस्परिकता पढ़ लिया, कंपटीशन पढ़ लिया, ठीक है, स्पर्धा, स्पर्धा होता है, प्रेडेशन होता है परभक्षिता, परभक्षिता। ठीक है, अब आती है बात पैरासिटिज्म की। अब क्या होता है ये बात, पैरासिटिज्म की। तो इसमें क्या होता है, ये होता है परजीविता, मतलब दूसरे के ऊपर जीवित हैं हम लोग, दूसरे के ऊपर जीवित हैं, परजीविता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अच्छे खासे भले स्वस्थ हैं, कोई जीव कोई बैक्टीरिया आपके अंदर आ गया, ठीक है, तो वो तो आपसे फ़ायदा ले रहा है, वो आपके बॉडी के भीतर रह रहा है, न्यूट्रिशन खींच रहा है, मगर आपको नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो ये उदाहरण है पैरासिटिज्म का, ये उदाहरण है पैरासिटिज्म का। जैसे कि पैरासिटिज्म में जो पैरासाइट होता है उसको बेनिफिट होता है, पैरासाइट को बेनिफिट होता है, परभक्षी को बेनिफिट होता है, मगर जो होस्ट है, जो होस्ट है उसको हार्म होता है, हार्म्ड। ठीक है, ये बात हो रही है इसकी। ठीक है, पैरासाइट को बेनिफिट हुआ, होस्ट को हार्म हो गया। अगला क्या है, कमेंसलिज्म। अच्छा, ये जो पैरासिटिज्म है इसके कई उदाहरण हैं, इसके कई सारे, जैसे कि टेप वॉर्म हमारे बॉडी के भीतर रहता है। ठीक है, टेप वॉर्म हो गया, राउंड वॉर्म हो, इसको लिख लो तुम, पैरासिटिज्म। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, ठीक है, फिर मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट, कई सारे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, फंगाई, ठीक है, वायरसेस, ये सब हमारे जो शरीर है उसमें रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इसको लिख लो। ओके, इसमें खास बात ये है कि जो पैरासाइट होता है उसको फ़ायदा होता है, होस्ट को नुकसान होता है, सबसे मेन चीज़ यही है। ओके, लिख लिया, आ जाओ। अगला हमारा है कमेंसलिज्म। इसमें क्या होता है, एक जीव को फायदा होता है, दूसरे जीव का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ये कैसे हो सकता है सर? जैसे कि शार्क जो मछली है, बड़ा सा मछली है शार्क, उसके साथ एक सकर फिश चलता है।
दिखाता हूँ। देखो, शार्क के साथ एक शकर फिश चलता है, छोटी सी मछली चलती है ऐसे। तो होता क्या है, जो शकर फिश है ना, इस शकर फिश को प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है, मतलब शार्क उसको नहीं खाता, शकर फिश को प्रोटेक्शन मिलता है, और शार्क जो खाना खाया, जो बच गया, वो शकर फिश को मिल जाता है, ठीक है। तो कमेंसलिज्म में लिख लो, कमेंसलिज्म, यहां पर वन स्पीशी जो कमेंसल है, कमेंसल जो है, ठीक है, इसको बेनिफिट होता है, इसको बेनिफिट होता है। मगर जो अदर स्पीसी है, होस्ट, इसको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, नाइदर हार्म्ड नॉर इनहिबिटेड। अच्छा, इस टॉपिक पे क्वेश्चन आपको मेंस में नहीं पूछेगा, इस पे क्वेश्चन मेंस में नहीं आएगा, इसमें क्वेश्चन प्रीलिम्स में ही आएगा, ठीक है। तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना है कि इस वर्ड का मतलब हिंदी क्या है, वो चीज़ आपको मेन समझना है इस चीज़ को, कि कमेंसलिज्म क्या होता है, पैरासिटिज्म क्या होता है, ठीक है ना, ये बात, ठीक है। इसका हिंदी क्या कहेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक को तो लाभ मिला, दूसरे पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ठीक है, इसको सहभोजित्व कह सकते हिंदी में, ठीक है, वैसा देख लेना इसको, ठीक है। ये होता है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल क्या दिया, शकरफिश अटैच्ड टू शार्क। शकरफिश जो है वो शार्क के साथ लगा रहता है, तो शकरफिश को क्या मिलता है, हैबिटेट, मतलब इसको प्रोटेक्शन मिलता है, इसको प्रोटेक्शन मिला और इसको फूड मिला। शार्क को क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं। क्या नुकसान है, कोई नुकसान नहीं। समझ गए? तो ये चीज़ हुई, इसको लिख लो, ठीक है। अगला जो हमारा इंटरेक्शन है वो कहलाता है अमेंसलिज्म। लिखाता हूं मैं उसको, पहले इसको लिख लो। अमेंसलिज्म, ठीक है। सहभोजित्व, सहभोजित्व। अगला जो हमारा है वो क्या है, अमेंसलिज्म, असहभोजिता। इसमें एक जीव का नुकसान होता है और दूसरे जीव को कोई फायदा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक जीव को नुकसान हो रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस चीज को इंग्लिश में लिखते हैं इनहिबिटेड, अदर स्पीशीज इज अनअफेक्टेड। उदाहरण क्या है, मान लो कि एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, बड़ा सा बरगद का पेड़ है, इसी पेड़ के नीचे एक छोटा सा पौधा उग रहा है, ठीक है। अब बरगद का पेड़ है तो ये तो पूरा घना होगा, भरा पूरा होगा, सूर्य की जो रोशनी है ना वो इस छोटे से पौधे तक नहीं पहुंच पाती, छोटा सा पौधा उतना डेवलप, उतना ग्रो नहीं कर पाता, ठीक है। तो इस बड़े से पेड़ के कारण इसका तो लॉस हो गया, मगर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा,
बरगद के पेड़ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ गए? तो ये उदाहरण है अमेंसलिज्म का, असहभोजिता का। क्लियर बात? ठीक है, तो ये आपके मेन इंटरेक्शन है। अमेंसलिज्म हो गया, प्रीडेशन हो गया, पैरासिटिज्म हो गया और कंपटीशन हो गया। हम इसको डिवाइड करते हैं इस तरह से अलग अलग टाइप्स में। एक होता है नेगेटिव इंटरेक्शन। नेगेटिव इंटरेक्शन, इसमें क्या क्या आएगा? अमेंसलिज्म, असहभोजिता, असहभोजिता, इसमें आएगा प्रीडेशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कंपटीशन। ठीक है, पीछे से हिंदी देख के लिख लेना। ये है नेगेटिव इंटरेक्शन, मतलब लॉस हो रहा है, एक किसी न किसी को यहां पर लॉस हो रहा है। दूसरा होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटरेक्शन। इसमें आएगा कमेंसलिज्म, जहां पर एक को फायदा, दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं। दूसरा है म्यूचुअलिज्म, जहां पर दोनों को फायदा हो रहा है, जहां पर दोनों को फायदा हो रहा है। और एक है न्यूट्रल, न्यूट्रल इंटरेक्शन, जहां पर दोनों को कोई फायदा नहीं, मतलब दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसको हम कहते हैं न्यूट्रलिज्म, दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नाइदर स्पीसी अफेक्ट द अदर, नाइदर स्पीसी अफेक्ट द अदर। ठीक है, हाँ, ऐसा इंटरेक्शन एकदम प्योर फॉर्म में मिलना मुश्किल है, लगभग असंभव है, क्योंकि जब भी कोई जीव इंटरेक्ट करेंगे तो कोई ना कोई प्रभाव तो पड़ेगा उस पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरेक्शन। इसको लिख, आपको मेनली जो टेबल था ना वो वाला, वही याद रखना है। जो टेबल मैंने दिखाया ये वाला, आपको यही टेबल बस याद रखना है, इसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। हाँ, जो उदाहरण है, उदाहरण आपके दिमाग में चमकेगा जब आप इस टेबल को पढ़ेंगे। जैसे कि परभक्षिता, यहाँ पर एक जीव को फायदा हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है। इसका उदाहरण क्या हो सकता है? शेर और हिरन, है ना। दूसरा क्या है? स्पर्धा, दोनों जीव को नुकसान हो रहा है, शेर और बाघ। ठीक है। दूसरा है असहभोजिता, एक पर कोई प्रभाव नहीं और एक को नुकसान हो गया, वही बरगद, बरगद और पौधा, ये उदाहरण हो गया उसका। दूसरा है परजीविता, एक को फायदा दूसरे को नुकसान। तो हमारे यहाँ जो जैसे कि हमारी जो बॉडी में मानव है, मनुष्य है, वो और उसके भीतर रहने वाला टेपवॉर्म, राउंड वॉर्म, ये सब परजीवी। समझ गए बात? शाकभक्षी या फिर परजीवी दोनों कह सकते। शाकभक्षी का मतलब ये होता है कि ये क्या बोलते हैं, हिरन है, घास खा गया तो हिरन को फायदा हो गया और घास का नुकसान हो गया, घास तो बचा ही नहीं, पेट में चला गया वो तो। ठीक है, तो अगर हिरन और घास का उदाहरण लेंगे तो शाकभक्षी हो गया, अगर हिरन और शेर का उदाहरण लेंगे तो तुम्हारा वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, परजीविता, दूसरे पर रह रहा, सॉरी परभक्षिता, ये वाला पार्ट। ठीक है, देखो दोनों तीनों में सेम चीज है, परभक्षिता कहो, शाकभक्षी कहो, परजीविता कहो, तीनों में एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को नुकसान हो रहा है, बस उदाहरण बदल जाएंगे, बस उदाहरण बदल जाएंगे। समझ गए?
इसी कारण से एक्चुअली 6 ही माना जाता है। जैसे कि 2 को तो ये हो गया, 1 2, इन तीनों को हम लोग एक ही में ले लेते हैं, इसको हम लोग एक ही में ले लेते हैं। फिर हो गया असहभोजिता स्पर्धा, 1 2 3 4 5 और 1 6 उदासीनता, ऐसा। ठीक है, चलो अब करते क्या हैं, थोड़ा सा एक सवाल पूछते हैं आपसे, देखते हैं कि आप चीज़ें कितना रिकॉल कर पा रहे हैं। सवाल पूछ रहा है, इनमें से कौन सा नेगेटिव इंटरेक्शन है, नकारात्मक अंतःक्रिया है। मतलब चारों में से कौन सा क्रिया ऐसा है जिसमें एक स्पीसीज को लॉस हो रहा है। कमेंसलिज्म, प्रेडेशन, कॉलोनाइजेशन, कंपटीशन। ध्यान से याद करना चारों में क्या क्या हो रहा था और चारों में कौन कौन नेगेटिव इंटरेक्शन है। कमेंसलिज्म में क्या होता है, इसमें दोनों को फायदा होता है। कमेंसलिज्म में दोनों को फायदा होता है नहीं, एक को फायदा एक को नुकसान होता है। प्रेडेशन में क्या होता है, एक को फायदा, सॉरी कमर्शियलिज्म में एक को फायदा दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रेडेशन में क्या होता है, एक को फायदा दूसरे पे लॉस हो जाता है। अब आती है बात कॉलोनाइजेशन की और आती है बात कंपटीशन की। कंपटीशन में क्या होता है, दोनों को लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो नेगेटिव इंटरेक्शन था इसमें कमेंसलिज्म आता है क्या, नहीं, ये पॉजिटिव वाले में आता है, ये पॉजिटिव वाले में आता था। आपने पहला तो एलिमिनेट कर दिया, तो यहाँ से 1 1 चला गया, दोनों खत्म हो गया। अब 2 2 दोनों में है, आपको बस 3 और 4 में पहचानना है। 3 कह रहा है कॉलोनाइजेशन, चौथा हो रहा है कंपटीशन। हमने आपको इतने इंटरेक्शन पढ़ाया, कहीं आपको कॉलोनाइजेशन के बारे में बताया क्या, नहीं। ठीक है, यहां पर जो कंपटीशन है ये नेगेटिव है, तो चौथा सही हो गया। तो मेरा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, डी। ABCD कर लो इसको, आपका जो डी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो यही चीज इसने एनसीईआरटी में दे रखी है, ये एनसीईआरटी में से मैंने क्लिप लिया है। पॉजिटिव में म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, कॉलोनाइजेशन आएगा। नेगेटिव में कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, एंटीबायोसिस आएगा। ठीक है, हाँ कॉलोनाइजेशन और एंटीबायोसिस ये कॉम्प्लेक्स टाइप का इंटरेक्शन है, बस नाम जान लो इनका। ठीक है, चलो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इकोलॉजिकल पिरामिड, पारिस्थितिक पिरामिड। ओके, तो पहले तो हम इसका जो डेफिनेशन है वो लिख लेंगे, कितने टाइप के पिरामिड होते हैं फिर उनके बारे में पढ़ेंगे। आपको पढ़ा दिया है मैंने कि पोषी स्तर क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, ये बातें मैंने आपको पढ़ा दिया है। उसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड है क्या, ये एक ऐसा डायग्राम है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो जीवों की संख्या को, उसके बायोमास को, उसकी उत्पादकता को हर ट्रॉपिक लेवल पर दिखाता है। एक ऐसा डायग्राम है जो जीवों की संख्या को, उसके बायोमास को और उसके उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी इसको हर ट्रॉपिक लेवल पर दिखाता है। लिख लो इसको अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू शो द नंबर ऑफ organisms, biomass and
प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी उत्पादकता एट ईच ट्रॉफिक लेवल, एट ईच ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, इसको हिंदी में लिख लो। प्रत्येक पोषक स्तर पर, प्रत्येक पोषीय स्तर पर जीवों की संख्या बायोमास और उत्पादकता को दिखाने के लिए एक ग्राफिकल डायग्राम है, के लिए एक क्या बोलते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, के लिए एक ग्राफिकल तरीका है। ठीक है, ग्राफिकल में पिरामिडल हो जाएगा, पिरामिडल तरीका है, तरीका लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब हमको जब नंबर दिखाना रहेगा कि अलग अलग पोषीय स्तर पर कितना संख्या है, जैसे कि पहला पोषीय स्तर पर हिरन हो गया तो हिरन की संख्या कितनी है, हिरन को खाने वाले शेर की संख्या कितनी है, ठीक है ना, उसके ऊपर वाले की संख्या कितनी है, तो नंबर का अलग पिरामिड बनेगा, बायोमास का अलग पिरामिड बनेगा, ठीक है, एनर्जी का अलग पिरामिड बनेगा। ठीक है, ऐसा। चलो इसको डेफिनेशन लिख लिया, डेफिनेशन लिख लिया, तो अब हम पढ़ते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास का पिरामिड। ठीक है, ये बायोमास का पिरामिड जो है वो ये दिखाता है कि हर ट्रॉपिक लेवल पर यूनिट एरिया में कितना बायोमास है। शो द amount of biomass, ठीक है, present per unit area at each tropic level, at each tropic level। TROPHIC स्पेलिंग ठीक लिखना। ठीक है, अब यहां पर बायोमास का मतलब क्या है, टेक्निकल टर्म है यहां पर बायोमास, इसका मतलब है लिविंग या ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मान लो कि 100 किलोमीटर स्क्वायर का जंगल है, ठीक है ना, 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 4 हिरन हैं और 1 शेर है। एक हिरन का जो वजन है वो है 50 किलो, तो 4 का कितना हो जाएगा, 5 को 20, 200 किलो। एक शेर का वजन है 70 किलो, मतलब मैं ऐसे ही मान रहा हूँ, होगा तो इससे कहीं ज़्यादा। ठीक है, 70 किलो ये हो गया, टोटल कितना हो गया, 200 प्लस 70, 270 किलोग्राम
का बायोमास मेरे को 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में मिल गया। ठीक है, वैसे ही 100 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसमें कितना आ जाएगा टोटल बायोमास, यही काउंट करना है। समझ गए? अच्छा, और ये काम हर ट्रॉपिक लेवल के लिए करना है। ठीक है, हाँ, तो हिरन को आप शेर वाले में काउंट नहीं कर देंगे, शेर का अलग रहेगा और हिरन का अलग ट्रॉपिक लेवल रहेगा, शाकाहारी का अलग, मांसाहारी का अलग। चलो इस चीज को हिंदी में लिख लो। प्रत्येक पोषक स्तर पर, प्रत्येक पोषक स्तर पर प्रति इकाई क्षेत्र में मौजूद बायोमास की मात्रा दर्शाता है। अच्छा, यहां पर क्या मतलब है बायोमास का, है ना? किसी जीव में मौजूद जीवित या कार्बनिक पदार्थ, ये हो गया बायोमास के पिरामिड का डेफिनेशन। ठीक है, बायोमास के पिरामिड में क्या होता है, बेस पर प्रोड्यूसर रहते हैं, बेस पर प्रोड्यूसर रहते हैं। ठीक है, और जो आपके कार्निवोर होते हैं वो ऊपर होते हैं, टॉप पे। एट द टिप दिखाता हूं मैं आपको। पिरामिड ऑफ बायोमास, इस चीज को देखो। ठीक है, सबसे बेस पर प्रोड्यूसर है, 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, वहां पर कितने घास मिलेंगे आपको, मान लो कि 1000 किलो का घास है। उसी 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने सारे शाकाहारी जीव हैं, मान लो कि हिरन का वजन है 70 किलो, खरगोश मेरा मोटा ताजा है उसका वजन है 30 किलो, 70 3 100 किलो हो गया। अब उस 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में एक सियार है, भेड़िया है, यह प्राइमरी कार्निवोर हो गया, मान लो कि इसका वजन 10 किलो है। और उसी एरिया में एक शेर है, उसका वजन 1 किलो चाहे 5 किलो कुछ ले लो मगर कम होगा। तो नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे ना, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जब आप नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो बायोमास का पिरामिड सीधा होता है, ऊपर की ओर जाने पर संकरा होता जाता है। ठीक है, आई सर तभी उल्टा भी होता है क्या, ये उल्टा भी होता है क्या? हाँ, ये उल्टा भी होता है। उल्टा किस में होता है सर? एक्वेटिक वाले में, दिखाता हूं मैं। एक्वेटिक वाले में ये उल्टा हो जाता है, इस चीज को देखो। ठीक है, यहीं पे देख लो ये वाला। आपने यहां पर देखा था कि घास था 1000 किलो,
शाकाहारी 100 किलो, प्राइमरी कार्निवोर 10 किलो, टॉप कार्निवोर 1 किलो। ये था टेरेस्ट्रियल वाला, ठीक है, ज़मीन पर वाला इकोसिस्टम। मगर आप जब जाते हैं समुद्र में तो वहाँ पर प्रोड्यूसर का बायोमास कम होता है। प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, इनका बायोमास कम होता है। उससे ज़्यादा बायोमास होता है हर्बीवोर का, जो इन्हीं प्लैंकटन वगैरह को खाते हैं। और सबसे ज़्यादा बायोमास होता है कार्निवोर का, एकदम टॉप क्लास मछली, बड़े बड़े मछली जो छोटी मछली को खाती है। समझे? तो यहां पर आपने समझा कि कब आपको सीधा पिरामिड मिलेगा और कब आपको उल्टा पिरामिड मिलेगा। चलो, तुम भूल जाओगे, इसीलिए लिख लो इस चीज को, ठीक है। सीधा कहां पर मिलेगा? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। स्थलीय और उल्टा कहां मिलेगा? एक्वेटिक। ठीक है, जलीय, ठीक है। स्थल वाले पर हमको सीधा मिलेगा, जल वाले पर हमको उल्टा पिरामिड मिलेगा, उस पे उल्टा पिरामिड मिलेगा, ठीक है। आई सर, आप ये 1000 किलो का बायोमास, 100 किलो का बायोमास, ये नाप कैसे लिए? ठीक है, तो नापने का तरीका होता है, एक ट्रॉपिक लेवल पर सारे ऑर्गेनिज्म को जमा करो और उनका ड्राई वेट मेजर करो, ठीक है। गैदर ऑल organisms occupying each tropic level separately and measuring their dry weight, हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो, इस चीज को लिखवाता हूं मैं बोल के। बायोमास का पिरामिड आमतौर पर प्रत्येक पोषी स्तर पर रहने वाले सभी जीवों को अलग अलग इकट्ठा करके, सभी जीवों को अलग अलग इकट्ठा करके और उनके शुष्क वजन को माप कर निर्धारित किया जाता है, माप कर निर्धारित किया जाता है। मिला लो, बायोमास का पिरामिड आमतौर पर प्रत्येक पोषी स्तर पर रहने वाले सभी जीवों को अलग अलग इकट्ठा करके उनके शुष्क वजन को माप कर निर्धारित किया जाता है, ठीक है। यहीं पे एक टर्म आता है स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन इसका टेक्निकल टर्म है, लिखना इसका। ईच ट्रॉपिक लेवल हैज अ certain mass of
लिविंग मटेरियल एट ए पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम। इसी को हम लोग स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। इट इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, एक निश्चित समय पर 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, वहां पर घासों का जो वजन है वो तो एक पर्टिकुलर वजन होगा। मान लो कि सारा घास काट के हमने तौला तो हमको 90 किलोग्राम मिला, तो 90 किलोग्राम क्या हो गया? स्टैंडिंग क्रॉप। एक पर्टिकुलर टाइम पर उस ट्रॉपिक लेवल पर जो संख्या है मास का जो अमाउंट है, उसी को हम कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। हिंदी में लिखो, प्रत्येक पोषी स्तर पर एक विशेष समय में, देख मत लिखा करो, हैंड राइटिंग बहुत बढ़िया है तो थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है, इसलिए जो बोलता हूं ना उसको सुन के लिखा करो। प्रत्येक पोषी स्तर पर एक विशेष समय में जीवित सामग्री का एक निश्चित द्रव्यमान होता है। जीवित जीवों का एक निश्चित द्रव्यमान होता है, जिसे स्टैंडिंग क्रॉप या हिंदी में कहे तो खड़ी फसल कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, इट इज मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ यूनिट एरिया। मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ यूनिट एरिया। चलो हम लोग पढ़ते हैं अब अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास का सीधा पिरामिड कहां पर मिलता है? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। ठीक है ना, कहां पर पाया जाता है ये? जमीन पर, फाउंड ऑन लैंड। भूमि पर पाए जाने वाले जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं वहां पर बायोमास का पिरामिड सीधा मिलेगा। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होते हैं वो बेस होता है, या प्रोड्यूसर बोलो ना, प्राइमरी लिखने को जरूरी थोड़े है। ये लार्ज बेस बनाता है, बड़ा आधार बनाता है, ये बड़ा आधार बनाता है। ठीक है, और टॉप पर आएंगे हम, तो बायोमास छोटा होता जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर मतलब कि प्रोड्यूसर या फिर जो ऑटोट्रॉफ हैं, इसका बायोमास मैक्सिमम होता है, इसका बायोमास मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग उल्टे पिरामिड पर। उल्टा पिरामिड कहां पाया जाता है? एक्वेटिक इकोसिस्टम में, जलीय वाला में।
ठीक है। ठीक है। यहां पर प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्रोड्यूसर कौन होते हैं? टाइनी फाइटोप्लैंक्टन, छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन। इसको हिंदी में लिख लो ऐसे, फाइटो ऐसा हिंदी में जैसे ना फाइटो, ऐसा करके फाइटो प्लांक्टन, फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है। क्लियर है? चलो, तो ये हो गया पिरामिड ऑफ बायोमास। ये हो गया पिरामिड ऑफ बायोमास। अब आते हैं हम लोग पिरामिड ऑफ नंबर्स पे। पिरामिड ऑफ नंबर्स पे, संख्याओं का पिरामिड। संख्याओं का पिरामिड ये क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया ऑफ वेरियस ट्रॉफिक लेवल। अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर कितने कितने जीव हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर का संख्या कितना है, हार्बीवोर का संख्या कितना है, प्राइमरी कार्निवोर का संख्या कितना है, सेकेंडरी कार्निवोर का संख्या कितना है, ट्रॉप कार्निवोर का संख्या कितना है। यहाँ पर संख्या गिनेंगे। वो चूहा मोटा है छोटा है उससे फर्क नहीं पड़ता, मोटे को भी एक गिनेंगे, छोटे को भी एक गिनेंगे, ठीक है। इसको हिंदी में लिखो, विभिन्न पोषी स्तरों के विभिन्न पोषी स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में जीवों की संख्या का पिरामिडल ग्राफ क्या कहलाता है? संख्याओं का पिरामिड। संख्याओं का पिरामिड। ठीक है। अब ये जो संख्याओं का पिरामिड है, ये भी सीधा हो सकता है, ये भी उल्टा हो सकता है ना। जो संख्याओं का पिरामिड है ये भी सीधा हो सकता है और ये भी उल्टा हो सकता है। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, ये सीधा पिरामिड है, ठीक है।
घास के मैदान में या फिर किसी तालाब में जो पिरामिड बन रहा है संख्या का, वो सीधा पिरामिड है। तो सर उल्टा कब बनेगा? मान लो कि एक पेड़ है, एक पेड़ है, तो यहां पर जो प्रोड्यूसर है वो तो केवल एक ही है, जो पेड़ है। इस एक पेड़ पर रहने वाले जो जीव हैं उनकी संख्या तो ज़्यादा हो सकती है, उनकी संख्या ज़्यादा हो सकती है ना। दिखाता हूं मैं आपको, पिरामिड ऑफ नंबर। उल्टा वाला कहाँ है? ये देखो, एक पेड़ है, पेड़ तो यहां पर एक ही है। अब पेड़ पर रहने वाले जो पक्षी हैं, जो पेड़ का फल खाते हैं, वो तो हर्बीवोर है ना, शाकाहारी है ना। हाँ, वो पक्षी कीड़े मकोड़े भी खा सकते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, मान लेते हैं कि वो पक्षी शाकाहारी है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर एक हो गया, हर्बीवोर कई सारे, इन हर्बीवोर पर रहने वाले जो जीव हैं वो भी कई सारे होंगे। तो इस तरह से जो संख्या का पिरामिड होता है वो उल्टा हो जाता है, वो उल्टा हो जाता है। जीवों की संख्या ऊपर पोषीय स्तर पर आने पर बढ़ती है, ऊपर के पोषीय स्तर पर आने पर बढ़ती है। समझ गए बात? तो ये है चीज, क्लियर है? तो आपने यहां पर क्या देखा? संख्याओं का पिरामिड। सीधा कब होता है, उल्टा कब होता है, ये बातें हमने डिस्कस करी। ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर सीधा कब होगा? सीधा कहां कहां मिलेगा? अपराइट। अपराइट कहां कहां मिलेगा? ठीक है, नंबर ऑफ individuals decreases from lower level to higher trophic level, HIGHER, higher trophic level। ठीक है, जैसे कि ग्रासलैंड, ग्रासलैंड, पॉन्ड, इकोसिस्टम में आपको ये पिरामिड सीधा दिखता है, ऐसा, इसको कहते हैं सीधा पिरामिड। ठीक है, ओके। जैसे कि जो ग्रासलैंड है वहाँ पर घास काफ़ी ज़्यादा है, घास के बाद जो ग्रास हॉपर होगा, जो ग्रास हॉपर होता, टिड्डे होते हैं, टिड्डे की संख्या कम होती है घास के मुकाबले। घास से जैसे कैसे देखो ना, घास, टिड्डा, इसको खाने वाले पक्षी। ठीक है, तो इस तरह का जो डायग्राम है वो बनता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा घास, उससे कम टिड्डा, उससे कम पक्षी, उससे कम टॉप लेवल का पक्षी, चील, बाज, ये सब। ठीक है, नंबर ऑफ स्पीसी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीजेस फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल।
ठीक है, अब आ जाओ इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर। मतलब उल्टा। कहाँ मिलता है? ट्री इकोसिस्टम, पेड़ का जो इकोसिस्टम है वहाँ पर। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज फ्रॉम lower level to higher trophic level, lower level to higher trophic level। ठीक है, हो गया। अगला है, लास्ट है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का पिरामिड। अच्छा, एक बात याद रखना, नंबर का पिरामिड और बायोमास का पिरामिड ये उल्टा सीधा दोनों हो सकता है, सीधा भी और उल्टा भी, मगर एनर्जी का जो पिरामिड होता है ये हमेशा सीधा होगा, ये हमेशा सीधा होगा, ये उल्टा हो ही नहीं सकता। कारण क्या है बताते हैं अभी। ठीक है, पहले लिख लो ऊर्जा का पिरामिड। ग्राफिकल स्ट्रक्चर, representing flow of energy, flow of energy through each trophic level, through each trophic level। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल, अमाउंट ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल। चिंता नहीं करो, हिंदी में लिखवाते हैं। ठीक है, ठीक है, हिंदी में लिखो। यह एक ग्राफिकल संरचना है, यह एक ग्राफिकल संरचना है, इसका हिंदी, जो प्रत्येक पोषी स्तर के माध्यम से, जो प्रत्येक पोषी स्तर के माध्यम से, हर ट्रॉपिक लेवल के माध्यम से ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाती है, ऊर्जा के प्रवाह को या फिर ऊर्जा की मात्रा को
दर्शाती है। ऊर्जा के प्रवाह या फिर ऊर्जा की मात्रा को दर्शाती है। ठीक है, हो गया। चलो, अब ये जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है ये हमेशा सीधा होता है। क्यों? क्योंकि आप जैसे जैसे एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर पर जाएंगे, एनर्जी जो होता है वो डिक्रीज होता है। एनर्जी decreases as one moves through the tropic levels from bottom to top of the pyramid। ठीक है, चूंकि एनर्जी घट रहा है ऊपर जाने पर, तो हमेशा ऐसा ही बनेगा, सीधा ही बनेगा। is always upright। ठीक है, क्लियर बात है। हिंदी में लिखो, जैसे जैसे हम पिरामिड के नीचे से शीर्ष पोषीय स्तर तक जाते हैं, हिंदी में लिखो, जैसे जैसे हम पिरामिड के नीचे से शीर्ष पोषीय स्तर तक जाते हैं, ऊर्जा कम होती जाती है। इसी कारण ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है। ओके, चलो, तो ये हो गई बातें। अब हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने, उन सबको डाइजेस्ट करेंगे, पचाएंगे सवालों के जरिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग खूब सारे क्वेश्चन करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के। ठीक है, चलो, तो पहला जो सवाल है वो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड आर अपराइट इन केस ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम? तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा आपको सीधा मिलेगा? पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, बताइएगा जरा। देखो, पिरामिड ऑफ एनर्जी ये तो हमेशा सीधा होगा, हमेशा अपराइट ही होगा, इसीलिए 3 तो मेरा सही है। जैसे ही मैंने 3 सही किया तो मैंने यहाँ पर पट से ए को एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि ए में तो 3 है नहीं। ठीक है, अब समझो पिरामिड ऑफ नंबर।
संख्या का पिरामिड कैसा होगा पॉन्ड इकोसिस्टम में? सीधा होगा। क्यों? क्योंकि बेस पर तो प्रोड्यूसर होगा, जो प्रोड्यूसर हैं वो बेस पर होगा, उसमें एल्गी आएगा, फाइटोप्लैंक्टन आएगा, ठीक है, ये ढेर सारा संख्या में रहेगा। इसके ऊपर छोटे छोटे हर्बीवोर आएंगे, जैसे कि फिशेस, जो इन एल्गी को, इन फाइटोप्लैंक्टन को खाएगा। इसके ऊपर बड़ी मछलियां आएंगी, उनकी संख्या और कम होगी। तो पिरामिड ऑफ नंबर सीधा होगा, ठीक है। मगर पॉन्ड में बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है, उल्टा होता है, ठीक है। दिखाया था ना मैंने कि बड़े बड़े मछलियां बहुत भारी भारी होती हैं, उनका बायोमास ज़्यादा होता है। तो पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉन्ड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर और एनर्जी ये दोनों सीधा होगा, बायोमास वाला उल्टा होगा। यूपीएससी आपसे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेगा, पिरामिड वाले पे ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछेगा, ठीक है। चलो ये तो वही बात हो गई, नंबर, बायोमास, एनर्जी। ये सवाल करना ज़रा, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में सवाल पूछ रहा है आपसे, जलीय जीवों के बारे में सवाल पूछ रहा है। 3 तरह के जानवरों को हमने, 3 तरह के जीवों को हमने कवर किया है, नेक्टॉन, प्लैंकटन एंड बेंटिक एनिमल। तीनों क्या होता है ये बताना मेरा मेन पर्पस है यहां पे। ठीक है, चलो सबसे पहले नेक्टॉन के बारे में देख लेते हैं। नेक्टॉन ये वो एक्वेटिक एनिमल हैं जो अपने आप मूव कर सकते हैं, कैन मूव ऑन देयर ओन, ठीक है, बाय स्विमिंग, तैर करके वो अपने आप मूव कर सकते हैं। ये फोटिक या अफोटिक जोन में पाए जा सकते हैं, फोटिक एंड अफोटिक जोन। फोटिक जोन वो जोन होता है जहां पर सूर्य का प्रकाश आता है, अफोटिक जोन वो जोन होता है जहां पर नहीं आता। दिखाता हूं, देखो सबसे ऊपर वाला जो एरिया है जल का, जैसे कि जैसे सब गहराई में जाएंगे ना तो सूर्य का प्रकाश कम होता जाएगा, एक टाइम के बाद सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा। जैसे कि पानी के सतह से 200 मीटर की गहराई तक सूर्य का प्रकाश मिलता है। यहीं पर आपको ब्रेन कोरल, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन ये सब मिलेंगे। उसके और नीचे जाएंगे तो आपको स्पर्म वेल, हैचेड फिश, ऑक्टोपस ये सब मिलेंगे। उसके और नीचे जाएंगे तो आपको वहाँ पर लाइट मिलेगा ही नहीं। सी स्पाइडर, ग्लास स्पॉन्ज, एंगुलर फिश ये सब, गल्पर ईल ये सब मिलेगा। ट्राइपॉड फिश, सी कुकुम्बर। नीचे में लाइट होता ही नहीं, सूर्य का प्रकाश उतना पेनिट्रेट कर ही नहीं पाता। समझ के बाद, तो ऊपर का हो गया फोटिक जोन, नीचे का हो गया अफोटिक जोन। तो नेक्टॉन जो है वो खुद से मूव कर सकते हैं और वो फोटिक
अफोटिक जोन दोनों में पाए जा सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मछली, श्रिम्प, फिश, श्रिम्प, ये सब नेक्टॉन के उदाहरण हो गए। अगला है प्लैंकटन, प्लवक, प्लवक। ये खुद से मूव नहीं कर सकते, कैन नॉट मूव ऑन देयर ऑन, कैन नॉट मूव ऑन देयर ऑन। ये फोटिक जोन में रहते हैं, ये फोटिक जोन में पाए जाते हैं। प्लैंकटन में फाइटोप्लैंकटन, ज़ूप्लैंकटन दोनों आएगा। दोनों आएगा। अब आती है बात बेंथोस की। बेंथोस की ये घुलटते घुलटते चलते हैं, क्रॉल करते हैं, क्रॉल इन सेडिमेंट। एट द बॉटम, समुद्र की तली में वो घिसटते घिसटते चलते हैं। अधिकांश इसमें डिकम्पोजर होते हैं, जैसे कि आपको मैंने दिखाया था ना, स्पॉन्ज, एंजेलर फिश, वो सब बेंथोस के उदाहरण हैं। ये उदाहरण है बेंथोस का। चलो, एक टर्म है बोनसाई। बोनसाई क्या होता है? बोनसाई में हम एक पौधे को इस तरह से ट्रेन करते हैं, इस तरह से उगाते हैं कि वो छोटे से कंटेनर में उगता है। ऐसा ऐसा दिखता है वो, मतलब पौधे को बौना बना देते हैं। ठीक है, तो बोनसाई जो होता है ये एक मिनिएचर लिविंग ट्री होता है, जिसको नॉर्मल साइज गेन करने से रोक दिया जाता है। मतलब कि वो पेड़ को अगर छोड़ दिया जाता नेचुरल आवास में तो वो काफ़ी बड़ा होता, मगर उसको जानबूझ करके बौना किया जाता है। इसी को हम बोनसाई कहते हैं, इसी को हम बोनसाई कहते हैं।